the flux passing through the coil are changing. So whenever flux passing through the coil changes, तब क्या हो रहा है? तब वो जो coil है उसमें current induce हो रहा है. मैंने इससे बताया था. Current is getting induced. तो यहाँ पे दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन रहा है, लेकिन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए. कॉइल में से जो फ्लक्स जा रहे हैं, कॉइल में से जो मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं, जब वो चेंज हो रही हैं, मे बी फ्लक्स आर इंक्रीजिंग और मे बी फ्लक्स आर डिक्रीजिंग. दोनों केस में करंट क्या हो रहा है? इंड्यूस. जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहे हैं, फ्लक्स थ्रू द कॉइल आर इंक्रीजिंग, तब जो करंट है वो एक डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है. और जब फ्लक्स आर डिक्रीजिंग, तब करंट जो है वो उल्टे डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है. यही है ना, हमने यही किया है सब. तो आज के बाद एक याद रखो चीज, जब भी फ्लक्स जो किसी कॉइल में से पास हो रहे हैं, whenever the flux through any coil are changing, then only current is induced in that coil. क्लियर? बात सिंपल है, थोड़ा दिमाग में रखो इसको. अभी ये चीज हमने नहीं कही है, ये फेराडे ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था. ठीक है, तो ये चीज क्लियर है. तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो देखो अभी स्टूडेंट, ये सपोज कॉइल है, याद है? ये कॉइल है और ये हमने मैग्नेट लिया. चलो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं. अभी ये देखो, मैंने उस दिन बताया था कि अगर ये जो मैग्नेट है इसको इधर मूव किया टुवर्ड्स द कॉइल, तब करंट एक डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि फ्लक्स विल इंक्रीज थ्रू दिस कॉइल. और करंट को जब मैग्नेट को आप उल्टे डायरेक्शन में घुमाओगे, व्हेन मैग्नेट विल गो अवे फ्रॉम द कॉइल, मैग्नेट अवे जाएगा, तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा. है ना? ठीक है, याद रखो ये चीज. ठीक है, चलो अभी देखो यहाँ पे सपोज मैग्नेट इस तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ है ऐसा. सपोज ये जो करंट बना है इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, लेकिन बात बताओ, ये जो कॉइल है, इस कॉइल को देखो ध्यान से. ये एक क्लोज सर्किट है. इट इज लाइक अ क्लोज सर्किट. क्लोज सर्किट में करंट बन गया. लेकिन आपने ऐसा सुना है करंट तभी बनता है जब सर्किट में कोई बैटरी लगी होती है. जब कोई बैटरी होती है तभी करंट बनता है. बैटरी क्या करती है? बैटरी ईएमएफ प्रोवाइड करती है, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है. यहाँ पर करंट तो मुझे दिख रहा है. सी इन दिस कॉइल आई एम सीइंग द करंट. करंट तो इंड्यूस हुआ है, लेकिन बैटरी तो नहीं लगी हुई है. लेकिन विदाउट बैटरी करंट नहीं फ्लो हो सकता है. करंट को मेंटेन करने के लिए बैटरी की नीड होती है. तो फेराडे ने यहाँ पे एक चीज बताई. फेराडे ने बोला कि यहाँ पर है ना एक इमेजिनरी बैटरी लगी हुई है. सी डू इट. He said that one imaginary battery is connected here. रियल बैटरी नहीं है, बट एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट हो गई है. ये देखो, सी मैंने बैटरी का सिंबल ही बनाया है. 2 प्लेट्स आई हैव मेड. बैटरी का सिंबल बना है, लेकिन डॉटेड बना है. डॉटेड का मतलब ये इमेजिनरी है अल्टीमेटली. तो उसने बोला कि जरूर एक इमेजिनरी बैटरी अंदर लग गई है, क्योंकि विदाउट बैटरी करंट कैन नॉट बी मेंटेन्ड. करंट को मेंटेन रखने के लिए बैटरी की जरूरत होती है. तो एक इमेजिनरी बैटरी लग गई है अंदर. बैटरी को सोर्स ऑफ ईएमएफ भी बोलते हैं. तो ये जो इमेजिनरी बैटरी है, इट्स अ सोर्स ऑफ ईएमएफ. ठीक है, तो सिर्फ करंट इंड्यूस नहीं होता है. अकॉर्डिंग टू फैराडे, करंट तो इंड्यूस हो रहा है, लेकिन उस करंट मेंटेन करने के लिए, इस करंट को पास करते रहने के लिए बैटरी की भी नीड होती है ना. तो वो एक इमेजिनरी बैटरी भी बन जाती है, मतलब एक ईएमएफ भी इंड्यूस्ड हो जाती है. Not only current is induced, but EMF is also what? Induced. ठीक है, याद रखो EMF भी इंड्यूस होती है. तो एक करंट इंड्यूस होता है और एक EMF इंड्यूस होती है. दोनों में रिलेशन क्या है? अगर आपको दोनों में रिलेशन चाहिए तो मैं ऐसे बता सकता हूँ. जो करंट इंड्यूस हुआ ना, I is a current induced in any circuit. ये देखो, ये सर्किट है, आपको याद होगा, in any circuit current is given by total EMF upon total resistance. याद है? तो यहाँ पे टोटल EMF which is E induced, EMF induced upon total resistance. ये कॉइल की जो भी पूरी रेजिस्टेंस है, इस कॉइल की जो रेजिस्टेंस है सर्किट की, जो वो रेजिस्टेंस लेंगे.
So this is EMF induced divided by resistance of the coil. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, see it. Induced EMF divided by resistance of the coil will give you current induced. तो ये रिलेशन है EMF induced and current induced के बीच में, लेकिन दोनों होते हैं. बिना EMF induced के current induced नहीं होता है. There is an imaginary EMF also coming. Getting? ठीक है. तो ये सब फेराडे ने कॉन्सेप्ट्स दिए थे. ठीक है. सो आज मैं अभी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसका मैं डेफिनेशन बताता हूँ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, पहले सुन लो अच्छे से. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, इट्स अ फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ EMF. ये जो EMF इंड्यूस हुई है ना, हाँ, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ EMF whenever flux through any coil are changing. इस कॉइल में से फ्लक्स चेंज हुए ना, इस फ्लक्स चेंज होने की वजह से EMF is induced in this coil. इसी चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं स्टूडेंट. ये जो EMF इंड्यूस हुई है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द फ्लक्स थ्रू द कॉइल, इसी को EMI कहते हैं. क्लियर? डेफिनेशन में अभी लिखवा देता हूँ. राइट डाउन definition of electromagnetic induction. लिखो. Electromagnetic induction in the bracket EMI लिखो. is defined as the phenomena of नहीं, ऐसे लिखो. EMI is defined as a phenomena, just इतना लिखो. EMI is defined as the phenomena in which there is an EMF induced in a coil. There is an EMF induced in a coil whenever EMF induced in the coil whenever magnetic flux are changing through the coil. Whenever magnetic flux are changing through the coil. ठीक है, ये EMI का डेफिनेशन है. क्लियर? सो बहुत ही इजी है, समझा क्या लिखा है. ठीक है. उसके बाद फैराडे के एक्सपेरिमेंट तो आपने लिख लिया, उस दिन आपने डायग्राम वगैरह बनाए होंगे. ये जो अभी फैराडे ने पूरा एक्सप्लेन किया ना, जो भी मैंने अभी बताया, ये सब EMF इंड्यूस्ड, करंट इंड्यूस्ड, ये सब फैराडे नहीं दिया था. फैराडे ने दो लॉज भी दिए. देयर आर टू लॉज व्हिच आर गिवन बाय फैराडे. उन लॉज को हम लोग बोलते हैं Faraday's laws of electromagnetic induction, Faraday's laws of EMI. Faraday's laws of EMI. Put the heading Faraday laws of EMI. ठीक है. Faraday के बारे में आपको मैं अभी हम लोग करेंगे लॉज, डोंट वरी. Faraday के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं खाली. इनका फुल नेम तो आपको मालूम है, सर माइकल फैराडे. He was actually an illiterate person. माइकल फैराडे कभी स्कूल नहीं गए थे. You will be very surprised. अगर किसी को नहीं पता, सरप्राइज होगा. जो आदमी कभी स्कूल ही नहीं गया था, माइकल फैराडे was a person who never went to school. वो illiterate थे. जो आदमी कभी स्कूल ही नहीं गया, उसने भी फिजिक्स में इतनी सारी डिस्कवरी की थी. यस, माइकल फैराडे ने बहुत सारी चीजें डिस्कवर की है. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक चैप्टर केमिस्ट्री में हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके एक चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर वो हुआ है तो उसमें भी एक टॉपिक आता है फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस जो चीज होती है केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलाइसिस, वो भी फैराडे की देन है. फैराडे ने उसको एक्सप्लेन किया था. तो फैराडे ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये EMI सब में इनका कंट्रीब्यूशन है. तो ही वाज अ इलिटरेट पर्सन एक्चुअली, बहुत गरीब फैमिली से थे. He was a son of iron smith.
लोहार जो होते हैं ना, लोहार होते हैं जो लोहा को बनाते हैं, लोहार का बेटा था ये। अब आप बोलेंगे सर अगर वो स्कूल भी नहीं गया था तो वो कहाँ से इतना सब कर लिया उसने। इवन तो वो स्कूल नहीं गया था इसलिए उसको मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं था, उसको ये इक्वेशंस मैथमेटिकल ज्यादा नहीं समझती थी, थोड़ा बहुत समझता था, ज्यादा नहीं। उसको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव भी नहीं आता था, वो आपको भी अभी तक नहीं आता है, वो अलग बात है, लेकिन उसको बिल्कुल नहीं आता था इंटीग्रेशन डेरिवेटिव। तो फिर भी उसने ऐसे कैसे किया, ही वॉज मेनली इन्वॉल्व इन द एक्सपेरिमेंटल थिंग्स, ज्यादातर वो एक्सपेरिमेंट करता रहता था। कॉयल लिया, मैग्नेट लिया, दो सेल ले लिए, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास किया, वो सब एक्सपेरिमेंटली करता था। तो उसकी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ना एक्सपेरिमेंट्स में फेराडे का, एक्सपेरिमेंटल कर करके वो कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन उसमें से निकालता था। ठीक है, तो वो कहावत होती है ना, जहाँ चाह है वहां राह है, where there's a will there's a way, वही है फेराडे के साथ। तो उनका इंटरेस्ट था एक्सपेरिमेंटल चीजों में, तो बिना स्कूल एजुकेशन के भी वो साइंटिस्ट बन गए। सच ए ग्रेट पर्सनैलिटी। ठीक है, सच वाज माइकल फेराडे। तो यहाँ पे भी आपको देखो, मैंने उस दिन फेराडे के दो एक्सपेरिमेंट बताए थे, कॉयल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट एंड कॉयल कॉयल एक्सपेरिमेंट। फेराडे पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल चीजों से ऑब्जर्वेशन करते थे। ठीक है, ज्यादा थियोरेटिकली वो नहीं जाते थे। ठीक है, चलिए कुछ एक्स्ट्रा बता दिया मैंने फेराडे के बारे में। ठीक है, अब ये आते हैं फेराडेज लॉज ऑफ ईएमआई। स्टार्ट। ठीक है, लिखो पहला लॉ, लिखो आप, राइट डाउन फर्स्ट लॉ, राइट डाउन फर्स्ट लॉ लिखो। देखो, this law states that this law states that whenever there is change in magnetic flux, whenever there is change in magnetic flux associated with a coil, whenever there is change in magnetic flux associated with a coil, comma, there is induced EMF in that coil, there is induced EMF in that coil। ठीक है, लिखा। ये कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक ये तो मालूम है आपको, ये ईएमआई का ही डेफिनेशन है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये तो मालूम है आपको क्या लिखा है। फेराडे ने सेकंड लॉ भी दिया, राइट, पुट द हेडिंग सेकंड लॉ, दो लॉज उसने दिए थे, सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई, पुट द हेडिंग सेकंड लॉ। ठीक है, अब सेकंड लॉ डिक्टेट करने से पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ सेकंड लॉ के बारे में। ठीक है, अब एक बात है, फर्स्ट लॉ तो क्लियर है ना, फर्स्ट लॉ में किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा, आई एम श्योर। जब भी फ्लक्स चेंज होते हैं ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सपोज जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, विच आर पासिंग थ्रू द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स आर डिनोटेड बाय दिस सिंबल, फ्लक्स को ये सिंबल से डिनोट करते हैं। आज हम लोग फ्लक्स के बारे में भी जानेंगे अभी आगे। फ्लक्स आर डिनोटेड बाय दिस सिंबल। सपोज आपके पास एक कॉइल है, देयर इज अ कॉइल, ठीक है, ये कॉइल है, इसमें से द नंबर ऑफ फ्लक्स पासिंग इज दिस, इतने फ्लक्स जा रहे हैं ये एट टाइम टी। एक मिनट समझ लो पहले, ये टाइम पे जब जब वॉच में ये टाइम हुआ है, इन योर वॉच दिस इज द टाइम, ये टाइम पे ये फ्लक्स जा रहे हैं। ठीक है, अब टाइम तो आगे बढ़ेगा, घड़ी में टाइम आगे जाएगा, लेट्स से टाइम गोज अहेड एंड टाइम बिकम दिस मच, टाइम इतना हो गया t प्लस डी टी, मतलब कितना टाइम बीत गया, dt टाइम बीत गया, वेरी स्मॉल टाइम हैज इलैप्स्ड, थोड़ा सा टाइम बीत गया, कितना dt। तो फ्लक्स भी चेंज हो गए, सपोज फ्लक्स आर चेंजिंग, लेट्स से फ्लक्स आर इंक्रीजिंग। अभी ये टाइम पे व्हेन टाइम इज t प्लस dt, फ्लक्स आर पासिंग phi प्लस d phi। ये नोटेशन समझ में आ रही है, इसे अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो when time changes by dt, see this, when time changes by dt, the flux changes by how much, d phi। तो कहने से dt टाइम में d phi is a change of the flux ना। ठीक है, सो ये देखो, अगर मैं ये ले लूं d phi, इसको ऐसे रीड करो d phi,
क्या है ये d∅? इट्स अ चेंज ऑफ द फ्लक्स, ये फ्लक्स की चेंज है। और ये कितने टाइम में हुई है ये चेंज? dt टाइम में ना। अगर मैं इसको dt से ही डिवाइड कर दूं, तो क्योंकि आपने टाइम से डिवाइड किया, दिस बिकम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। टाइम से डिवाइड करने पे रेट हो जाता है, इसको रेट बोलते हैं। इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ना। मतलब ये चीज क्या है? इट इज एक्चुअली द चेंज ऑफ फ्लक्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितना चेंज हुआ ये वो है ना। ये है रेट एट विच फ्लक्स आर चेंजिंग थ्रू द कॉइल। फैराडे ने सेकंड लॉ में ये बताया कि जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है ना, ईएमएफ जो इंड्यूस होती है, आपको मालूम है फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है, वो ईएमएफ इंड्यूस इस रेट पे डिपेंड करती है। द ईएमएफ इंड्यूस डिपेंड्स ऑन दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब जितना ये रेट ज्यादा रहेगा, उतना ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा, करंट जो इंड्यूस्ड होगा, वो भी ज्यादा होंगे। ये सेकेंड लॉ है एक्चुअली। E directly proportional to d phi upon dt. This is nothing but actually second law. ठीक है, थोड़ा एक सिंपल तरीके से समझा देता हूं। एक बात बताओ, थोड़ा सोचना ध्यान से। अगर ये जो मैग्नेट है, इसको मैं स्लोली स्लोली लेके जाऊं कॉइल की तरफ, स्लोली स्लोली लेके जाऊं, तो इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहे हैं, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल, वो भी स्लोली स्लोली चेंज होंगे। मतलब एक एक सेकंड में जो फ्लक्स का चेंज होगा, एक एक सेकंड में वो कम होगा, ईएमएफ कम बनेगा फिर। लेकिन अगर यही मैग्नेट को आप बहुत तेजी से लेके जाएंगे कॉइल की तरफ, इफ यू मूव इट वेरी फास्ट टुवर्ड्स द कॉइल, बहुत जल्दी से लेके जाएंगे तो फ्लक्स भी जल्दी से चेंज होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा, पर सेकंड ज्यादा फ्लक्स चेंज होंगे, तो ईएमएफ भी ज्यादा इंड्यूस होगा। तो मैग्नेट को तेजी से मूव करने पर ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और मैग्नेट को स्लोली मूव करने पर कम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। सिंपल है। कितना ईएमएफ बनेगा, वो फ्लक्स कितने चेंज हो रहे हैं एक सेकंड में, रेट कितना है फ्लक्स के चेंज होने का, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यही है फैराडे का सेकंड लॉ। तो पहले मैं लॉ लिखवा देता हूं, फिर आप ये फॉर्मूला चाहिए तो नोट करो। ठीक है, राइट ऑन द लॉ। देखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये सेकंड लॉ मैं लिखवा रहा हूं। दिस लॉ स्टेट्स दैट the EMF induced in a coil, this law states that EMF induced in a coil is directly proportional to rate of change of magnetic flux, directly proportional to rate of change of magnetic flux associated with that coil. Rate of change of magnetic flux associated with that coil. क्लियर है? तो यही चीज आपने लिखी है ना, मैथमेटिकली जो फॉर्मूला है ये लिख लो। राइट ऑन दिस फॉर्मूला। ओके, सो आई होप आपने लिख लिया। अगले स्टेप में एक बात बताओ स्टूडेंट, अगले स्टेप में ये प्रोपोर्शनली रिमूव करके कुछ कांस्टेंट डालेंगे ना, कुछ तो कांस्टेंट डालेंगे। वो कांस्टेंट है 1। ठीक है, कांस्टेंट 1 डाला गया है, मतलब एक्चुअली में कोई कांस्टेंट नहीं डाला है। देखो, कांस्टेंट जो है ना, वो हम लोग अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, मर्जी से निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक्सपेरिमेंटली जब हम लोग ये चीजें ऑब्जर्व करते हैं, तो उससे हमको पता चलता है कि कोई कांस्टेंट डालना चाहिए भी कि नहीं डालना चाहिए। जब लगता है कि कोई कांस्टेंट डालने की जरूरत नहीं है, ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, कोई और चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम लोग नहीं डालते हैं कांस्टेंट। 1 डाल दिया। आप लिख सकते हो वेयर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज टेकन एज 1। लिख लो, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज टेकन एज 1, तो ये 1 डाल दिया। ठीक है, डाल दो कांस्टेंट 1।
ठीक है, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बन गई, E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, E is equal to d phi upon dt. So I hope it's very clear. पूरा क्लियर है ये? E equal to d phi upon dt. See to it. ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बनाई फ्रॉम द फैराडे सेकेंड लॉ। इसी को हम लोग फैराडे का सेकेंड लॉ बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज फैराडेस सेकेंड लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब इसमें देखो जो नया जो इस लॉ में एक इंपॉर्टेंट टर्म है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर एक टर्म आ रहा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, है ना। आज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी जान लेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो, सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड में बना रहा हूँ, सी टू इट। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या बन रही है मैंने, ये मैग्नेटिक लाइंस मैंने बनाई है, मैग्नेटिक लाइंस आई हैव ड्रॉन। आज स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखना, मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सी टू इट केयरफुली। सपोज ये मैंने बनाई है मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है। दीज लाइंस आपने सुना होगा, दीज लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दीज लाइंस टर्मिनेट ऑन साउथ पोल। तो ये मैग्नेटिक लाइंस बनाई है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, सी टू इट। सी यहाँ पे पी पॉइंट दिख रहा है, देख लो ध्यान से। हाँ, अब पी पॉइंट के देखो आसपास आपको मैग्नेटिक लाइंस दिख रही है ना, मतलब पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। देयर इज मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट। पी पॉइंट इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे क्या करना है, मुझे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना है। आई वांट टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट। ठीक है, आपको ये मालूम है मैग्नेटिक फील्ड को बी लिखा जाता है, बी इज अ सिंबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड। सो आई वांट टू मेजर द बी एट पॉइंट पी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, एक मेथड है। पी पॉइंट के आसपास हम लोग छोटा सा एरिया ले लेंगे। वी विल टेक अ वेरी स्मॉल एरिया अराउंड पी पॉइंट। सी डू इट। एक छोटा सा देखो मैंने एरिया ले लिया, सी। ठीक है, सर्कुलर शेप का लिया है, कोई भी शेप का ले सकते हैं, स्क्वायर शेप का, ऐसे कोई भी शेप का। ये देखो छोटा सा एरिया ले लिया अराउंड पी पॉइंट। छोटा सा एरिया लेना होता है, बहुत बड़ा एरिया नहीं लेनी होती है। अब देखो ये जो छोटी सी एरिया है ना, सपोज ये एरिया है ए, ए इज दिस एरिया। कितनी एरिया है ए, इसमें से आपको दिख रहा है कुछ लाइंस पास हो रही है, देयर आर सम लाइंस पासिंग। ठीक है, अब जितना हो सके ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरिया को ऐसे लेंगे so that the lines are passing perpendicularly from this area। इस एरिया में से जो लाइंस पास हो रहे हैं ना वो परपेंडिकुलरली पास होनी चाहिए जितना हो सके। लाइंस शुड पास परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो हम लोग सपोज बाय चांस एरिया ऐसा ले लेंगे कि लाइंस इस एरिया में से परपेंडिकुलरली पास होंगे। सो इन्हीं लाइंस को, जो लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं, इन्हीं लाइंस को फ्लक्स कहते हैं। दिस लाइंस आर ओनली नोन एज फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इट्स अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस दैट पासेस नॉर्मली। मैंने आपको बोला ना परपेंडिकुलरली पास होनी चाहिए लाइंस उस एरिया में से, तो परपेंडिकुलरली पास होनी चाहिए। परपेंडिकुलर को हम लोग नॉर्मली लिख सकते हैं ना, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस दैट पासेस नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया। आपकी जो एरिया ए है उसमें से पास हो रही है ना, थ्रू गिवन एरिया, इसी को फ्लक्स बोलते हैं। इट इज नोन एज फ्लक्स थ्रू दैट एरिया।
ठीक है, तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए पता है एरिया होना जरूरी है। अगर मैं ये एरिया नहीं दूंगा तो आप फ्लक्स भी नहीं निकाल सकते। तो किसी भी एरिया में से जितने लाइंस जाती है नॉर्मली, उसी को फ्लक्स कहते हैं। स्टूडेंट, ये है डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, सो डायग्राम देखो ध्यान से। डायग्राम आपको दिख रहा है कि इस एरिया में से सपोज दो लाइंस ही पास हो रही है, देयर आर टू लाइंस पासिंग। ठीक है, रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में हम लोग मानते हैं कि बहुत ज्यादा लाइंस पास होती हैं, कभी कभी कम भी हो सकती है, 2000 2 लाख लाइंस भी पास हो सकती है। ठीक है, लेकिन सपोज एज ऑफ नाउ आई कैन सी दो लाइंस ही पास हो रही हैं सपोज, सो आई विल से फ्लक्स आर टू इज अ फ्लक्स। ठीक है, सो ये लाइंस जो है ना, इन्हीं को फ्लक्स कहते हैं। वेरी क्लियर? हाँ, तो चलो अगर मैंने ये फ्लक्स नोट कर लिया कि कितने फ्लक्स हैं, वो मैंने लिख लिया। इधर इधर मैंने लिखा फ्लक्स, और ये फ्लक्स कितनी एरिया में से जा रहे हैं? ए एरिया में से जा रहे हैं ना, तो इसको ए से डिवाइड कर दो। फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर आपने फ्लक्स को एरिया से डिवाइड किया, सो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट फ्लक्स विच आर पासिंग पर यूनिट एरिया, है ना, क्योंकि एरिया से डिवाइड किया है। तो क्या मिलेगा? फ्लक्स पासिंग पर एरिया। फ्लक्स विच आर पासिंग पर एरिया मिलेगा ना। इसको हम लोग फ्लक्स की डेंसिटी भी बोल सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी नोन एज फ्लक्स डेंसिटी। जितने फ्लक्स एक यूनिट एरिया में से पास होंगे, द फ्लक्स विच आर पासिंग पर एरिया, एक एरिया में से जितने फ्लक्स पास होंगे उसको फ्लक्स की डेंसिटी भी बोल सकते हैं। तो ये फ्लक्स डेंसिटी है। दिस इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड बी। यही बी के इक्वल होता है। तो बी एट दिस पॉइंट इज गिवन बाय फ्लक्स अपॉन एरिया। जो भी चीज आपको न्यू लग रही है फ्लक्स के बारे में, वो लिख लो प्लीज। आई थिंक ये सारा कुछ न्यू ही लग रहा होगा, आई एम श्योर। लिख लो ये सब चीजें। ठीक है, तो यहां तक पहले क्लियर करो। तो B is given by flux upon area। इसको फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। फ्लक्स डेंसिटी इज अनदर नेम ऑफ द बी। बी का दूसरा नेम फ्लक्स डेंसिटी है। किसी को बी का दूसरा नेम पता है? मतलब एक तो मैंने बताया अभी, बी का एक नाम है फ्लक्स डेंसिटी। बी को आप फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हो, बिकॉज बी इज फ्लक्स अपॉन एरिया। और कोई नेम पता है किसी को बी का? तो माइक ऑन करके बताओ, व्हाट्स अनदर नेम ऑफ दिस बी? सर वो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है ना? नहीं, बी को खाली मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं। कंपोनेंट मैंने कहा किया है? बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड, इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट। इसका एक दूसरा नेम होता है मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंटेंसिटी तो नहीं बोलते हैं आकांक्षा, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यू कैन कॉल इट एज मैग्नेटिक फील्ड, और यू कैन कॉल इट एज अ मैग्नेटिक इंडक्शन, और इसको फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। तीनों नेम है इसके, इट हैज 3 नेम्स। ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, या मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सो बी इज गिवन बाय फ्लक्स अपॉन एरिया। अभी जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स फ्लक्स का जो यूनिट होता है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, द एसआई यूनिट ऑफ दिस फ्लक्स, इफ आई टेल यू, एसआई यूनिट ऑफ दिस फ्लक्स इज वेबर। वेबर, वेबर इसका एसआई यूनिट है। पूरा वेबर लिखने की भी जरूरत नहीं है, इट्स अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। तब क्या लिखोगे? डब्ल्यू कैपिटल लिखो, बी स्मॉल लिखो, बस इतना। दिस इज फ्लक्स का यूनिट। मैं हम लोग फ्लक्स ही डिस्कस कर रहा हूँ ना, फ्लक्स का यूनिट वेबर है। तो ये देखो, ये वेबर, ये एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। सो वेबर पर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ बी। ये आपको मालूम होगा शायद। बी का जो यूनिट होता है, इट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। सुना है ऐसा? बी का यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। और बी का और एक यूनिट होता है टेस्ला। बी का यूनिट है टेस्ला, या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोनों चलते हैं। एक्चुअली वेबर पर मीटर स्क्वायर इज रिप्लेस्ड एज टेस्ला। तो इसमें वेबर किसका यूनिट है? फ्लक्स का। क्या? अब देखो, यहां से आप एक फॉर्मूला बना सकते हो, दैट फ्लक्स आर गिवन बाय, फ्लक्स passing through this area are given by B into A।
Flux are nothing but B into A. Got this? I hope आप लोग ये नोट कर रहे हैं सब चीजें, जो भी न्यू लग रहा है सब नोट कर लो, जो आपने पहले नहीं सुना है, न्यू है, नोट इट डाउन। ठीक है, वेरी क्लियर। लेकिन इसमें देखो मैंने एक कंडीशन डाली थी, मैंने कहा था कि जो लाइंस यहाँ से नॉर्मली पास होती है, मतलब इस एरिया में से परपेंडिकुलरली पास होने चाहिए, तभी उनको फ्लक्स कहा जाता है ना। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर लाइंस, अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर सपोज लाइंस आर नॉट पासिंग नॉर्मली, लाइंस परपेंडिकुलरली नहीं जा रही हैं, तब क्या प्रॉब्लम होगी वो देखेंगे। ठीक है, सी अभी भी हम लोग फ्लक्स के ऊपर ही है। ठीक है, ध्यान से देखो अभी ये चीज, स्टूडेंट मैं जो ये बता रहा हूँ ना फ्लक्स के बारे में, इतना सब इतना डिटेल में आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जो स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं उनको थोड़ा डिटेल भी पता होना चाहिए। एंट्रेंस के लिए मैं और डिटेल में करा रहा हूँ, इतना डिटेल में शायद टेक्स्ट बुक में नहीं रहेगा। ठीक है, सीरीज ये एरोस जो मैंने बनाया वो देखो, ये क्या है, ये सपोज मैग्नेटिक लाइंस है, दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने एरिया दे दिया आपको, दिस इज अ एरिया। दिख रही है एरिया, ये देखो ये एरिया, सपोज ये जो एरिया है, देखो ध्यान से, ये जो एरिया है वो ए है, देख लो ध्यान से, है ना। तो ये देखो इस एरिया में से लाइंस जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, जा तो रही हैं। ध्यान से देखो 3 लाइंस जा रही हैं, आई थिंक 3 लाइंस आर गोइंग थ्रू दिस एरिया। लेकिन ये तीनों लाइंस परपेंडिकुलरली जा रही हैं क्या, यस और नो, आर दे गोइंग परपेंडिकुलरली फ्रॉम दिस एरिया? नो सर। नहीं जा रही है ना, तो डेफिनेशन ही नहीं रोकेगा। डेफिनेशन तो ये बोलता है कि लाइंस शुड पास नॉर्मली, तो परपेंडिकुलरली तो नहीं जा रही है, तो यहाँ पे ये हमारी प्रॉब्लम आ गई। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, एक्चुअली में ये जो लाइंस है ना, लाइंस का डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ द बी। ये बी का भी डायरेक्शन है जो लाइंस का डायरेक्शन है। यस, एक सिंपल रूल है, जो मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन होता है वही बी का डायरेक्शन होता है, तो बी का डायरेक्शन ऐसा है। अब एक काम करो, ये जो एरिया है ना, एरिया ए है, हम लोग एक न्यू वेक्टर अभी बनाएंगे, वी विल मेक वन न्यू वेक्टर जिसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। एक नया वेक्टर बनाएंगे विच इज नोन एज एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर एक वेक्टर है, तो इसको एक डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। पहले मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा होता है, सी टू इट, दिस इज एरिया वेक्टर, ध्यान से देखो, दिख रहा है ये वाला। अभी कैसे बनाया, इट इज दिस एरिया वेक्टर हैज अ डायरेक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर ऑन दिस एरिया। ये जो एरिया है ना उसके ऊपर ही परपेंडिकुलर बनाया ना मैंने। ये देखो, सपोज ये जो मेरा हाथ है, इट इज दैट एरिया, ये जो मेरा हाथ है वो एरिया है, तो ये देखो ये एरिया वेक्टर है, देखो दिख रहा है क्या एरिया वेक्टर? यस सर। मजा आ रहा है ना करने ठीक है, तो ये है एरिया वेक्टर। ठीक है, सो ये एरिया वेक्टर है। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने डायरेक्शन तो समझा दिया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? इट इज नॉर्मल ड्रॉन ऑन दैट एरिया, एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर बनाओ। नेक्स्ट थिंग, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? जितना एरिया है दैट इज अ मैग्नीट्यूड। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड एरिया ही होता है, जितनी एरिया है दैट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। ठीक है, तो एरिया वेक्टर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इट्स डिनोटेड बाय दिस सिंबल ए बार। ये देखो ए बार लिखा है। तो यहाँ पे देखो आपको दो वेक्टर्स दिखेंगे, एक ए बार और एक बी बार। ए बार और बी बार, ए बार और बी बार के बीच में देखो कुछ एंगल है, देयर इज एन एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स, दैट एंगल इज लेट्स से थीटा। लुक एट दिस, सी थीटा केयरफुली, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी बार एंड ए बार, राइट? सो हाँ, पहले बस इतना ध्यान में रखो जो मैंने बताया। अब एक बात बताओ, वापस अभी इस एरिया पे आ जाते हैं। आपने बोला था कि इस एरिया में से लाइंस आर नॉट पासिंग नॉर्मली, आई एग्री विथ यू, लाइंस नॉर्मली नहीं जा रही हैं। अब ये वाली एरिया देखो स्टूडेंट, सी दिस एरिया, ये एरिया जो मैं अभी बना रहा हूं उसको देखो, सी दिस एरिया विच आई टेकन, ये वाली,
क्या इसमें से नॉर्मली जा रही है क्या? हाँ सर। हाँ इसमें से नॉर्मली जा रही है, देखो। तो एक्चुअली में लॉजिक ये है कि हमको ये जो ये वाली एरिया है, ये वाली जो टिल्टेड एरिया है, टिल्टेड, वो लेनी नहीं चाहिए हमको, ये एरिया लेनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि इसमें से नॉर्मली जा रही है। तो अगर हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करें कि ये एरिया कितनी है, क्योंकि ये गिवन नहीं है आपको, ये जो टिल्टेड वाली एरिया है वो गिवन है ए। अगर हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करें कि ये कितनी होगी, तो ये आती है a cos थीटा। दिस एरिया विल कम a cos थीटा। ठीक है, देखो वो भी मैं प्रूफ करके दूंगा आपको। ये जो एरिया है ना, जो टिल्टेड है ऐसा, अगर ये a है, तो ये जो एरिया है जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट वाली, वो a cos थीटा होती है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अब कुछ लोगों को डाउट आएगा कि सर ये कैसे प्रूफ करेंगे कि ये cos थीटा होगी? बहुत इजी है, ठीक है, ध्यान से देखो। यहाँ पर जो एरियाज है ना, ये थोड़ा डायग्राम है ना, 3 डायमेंशनल है, आपको एरिया में दिखाई है। अगर इसको थोड़ा 2 डायमेंशनली बनाए तो देखो ऐसे बनेगा। दिस इज अ मेन एरिया ए, ये जो वाली ये है वो स्ट्रेट एरिया, जो ये वाली जो एरिया है, स्ट्रेट वाली एरिया, वो ये है, ठीक है। सपोज ये एरिया मुझे नहीं मालूम है, ये एरिया मैं एक्स ले लेता हूँ। ये ए कॉस एरिया मुझे नहीं मालूम है, तो मैं इसको एरिया को एक्स ले लेता हूँ, और जो टिल्टेड एरिया है वो तो ए है ना। ये ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, दिस इज अ एरिया वेक्टर, ये है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। तो ए और बी के बीच में एंगल दिख रही है, ये वाली, ये है एंगल बिटवीन ए एंड बी। कितनी बताई थी एंगल? थीटा बताई थी ना, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, देखो। हाँ, अब ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है ना, दिस इज थीटा, सो एनीबॉडी ये बताओ ये एंगल कितनी होगी? एनी आइडिया? ये वाली 90 minus theta. इट विल बी 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है ना, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगी, देखो ये वाली। दिस एंगल विल आल्सो बी 90 माइनस थीटा, ये वाली। ये देखो ऐसे z फॉर्म हो रहा है ना, अल्टरनेट एंगल्स, ये वाली। देखो ये थीटा है, ये वाले, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। कर लो आप अच्छे से, फिर अल्टीमेटली ये थीटा होगी फिर से। इट कैन बी प्रूवन दैट दिस विल बी अगेन थीटा, ओके। ये थीटा बैठेगी फिर से। हेलो सर। हाँ सर ये जो आपने ये दो बनाया आपने एरिया, उसके बाद फिर से बताओ ना सर वो ऊपर वाला। ठीक है, एक काम करो, इधर देखो, ये है जो मेन इनिशियली जो एरिया गिवन थी, वो ये वाली है, देखो ये एरिया है वो। ये जो एरिया है, ये जो मैंने जो ली थी ना, जिस एरिया से लाइंस परपेंडिकुलरली जा रही हैं, वो एरिया मैंने ये वाली ले ली इधर। ये देखो, ये एरिया मुझे प्रूफ करनी है कि ये जो एरिया है वो a cos थीटा है, मुझे वो प्रूफ करना है। तो फिलहाल मैं इस एरिया को a cos थीटा नहीं ले रहा हूँ, इस एरिया को मैं x ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है अभी वो a cos थीटा है। फिर ये ऐसे बन गया, ये हो गया एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ऐसे था ना, और ये हो गया b का डायरेक्शन। आई एम गोइंग एज पर दिस डायग्राम, इसी के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। ये एंगल थीटा है, ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है तो ये एंगल देखो, ये एंगल होगी 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये देखो, ये एंगल, ये भी 90 माइनस थीटा होगी, इधर 90 है। तो ट्रायंगल में देखो ये 90 है, ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल में 90 है, तो बाकी दो एंगल्स का भी सम 90 होना चाहिए। इसमें ये 90 माइनस थीटा है, सो डेफिनेटली दिस एंगल वुड बी थीटा। देख लो, अभी समझ में आया? श्योर, ठीक है। से काम करो, अभी ये ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, सी दिस, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें आप cos थीटा अप्लाई करो, अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री, cos थीटा। cos क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? तो थीटा का एडजेसेंट साइड x है और हाइपोटेन्यूज a है, सो x बाई a। सो x कितना मिला? a cos थीटा मिला ना। समझा?
So that's why I said this area will be how much? A cos theta. So एक बात बताओ स्टूडेंट, ये एरिया है A cos theta, तो इसमें से जो मैग्नेटिक लाइंस जा रही है वो तो नॉर्मली जा रही है ना, तो हमें इसमें से मैग्नेटिक लाइंस लेनी चाहिए. तो सपोज द मैग्नेटिक लाइंस विच आर पासिंग थ्रू दिस एरिया, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है, इट्स अ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया डिवाइडेड बाय, हमको एरिया ये लेनी चाहिए, वी शुड टेक दिस एरिया, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया डिवाइडेड बाय द एरिया, ए cos थीटा लेनी चाहिए. ए नहीं लेना चाहिए, ए cos थीटा लेना चाहिए एक्चुअली. दिस विल गिव यू बी, ये प्रॉपर्ली बी देगा, है ना. सो इसको इधर पास करो, द फ्लक्स विल बी गिवन बाय बी ए cos थीटा. ठीक है, ये जो फ्लक्स है ना, मतलब ये जो लाइंस हैं वो इस एरिया में से पास हो रही है ना. एक चीज आप ध्यान से देखो, जो भी लाइंस ये ए cos थीटा एरिया में से पास हो रही है, जो भी लाइंस ए cos थीटा एरिया से पास हो रही है, वही लाइंस ए एरिया में से भी पास हो रही है ना. सेम लाइंस आर पासिंग थ्रू ए एरिया आल्सो ना. दैट मींस दोनों एरिया, आप कोई भी दोनों में से कोई भी एरिया ले लो, दोनों से सेम लाइंस पास हो रही है, नंबर ऑफ लाइंस तो सेम है ना. दिस इज अ फ्लक्स थ्रू बोथ एरियाज, कोई भी एरिया ले लो, फ्लक्स आर गिवन बाय दिस. सो फ्लक्स की ये फॉर्मूला होती है, जब भी आपको लगे ना कि एरिया में से लाइंस आर नॉट पासिंग नॉर्मली, तब फ्लक्स जो है ना इज गिवन बाय बी ए cos थीटा. पहले देखो, आपने प्रीवियस पेज पे आपने फ्लक्स की फॉर्मूला क्या बनाई, बी ए, लेकिन अगर नॉर्मली नहीं पास हो रही है तो बी ए cos थीटा होता है, वेयर थीटा इज अ एंगल बिटवीन बी एंड ए. बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच की जो एंगल है वो थीटा है. ठीक है, तो जब लाइंस नॉर्मली नहीं पास होती है तो बी ए cos थीटा फॉर्मूला से फ्लक्स मिलते हैं. ठीक है, अब एक बात आपको वेक्टर्स में वो सब याद होगा, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, वो याद है. देखो यहाँ पर बी एक वेक्टर है, एरिया भी एक वेक्टर है, एरिया वेक्टर. यहाँ पे दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट है, देखो बी और ए बोथ आर वेक्टर्स, दोनों वेक्टर की प्रोडक्ट है, साथ में cos थीटा है. थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. सो एनीबडी फ्रॉम यू टेल मी, ये बी ए cos थीटा है, cos है ये, डॉट प्रोडक्ट हुआ कि ये क्रॉस प्रोडक्ट हुआ दो वेक्टर्स का? Dot, sir. Dot. So hence flux can also be written this way, B bar dot product with A bar, B dot A. So flux is a dot product of B and A. ये भी एक important point है, पता ही नहीं होता है कभी कभी स्टूडेंट को ये चीज. ठीक है, क्लियर. फ्लक्स के बारे में ये सब चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए, you should be very well aware of these things. ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ पूरा. फ्लक्स जो है वापस एक बार देख लो. ठीक है, और इससे पहले फैराडे के लॉज मैंने लिखवाए थे, फैराडे के लॉज भी अच्छे से देख लो. कुछ भी अगर कंफ्यूजन है अभी तक जो मैंने कराया उसमें, अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो अभी पूछो. ठीक है, हाँ हेलो सर. हाँ जी बोलो. सर आपने बोला कि हम लोग अगर दोनों में से कोई भी एरिया लें तो उसमें से लाइंस ऑफ फोर्सेस सेम ही जा रही हैं. देखो हाँ, जो ये जो ये जो दोनों एरिया है ए एंड ए cos थीटा, दोनों से सेम नंबर ऑफ लाइंस जा रही है. हाँ, लेकिन ए cos थीटा में से वो परपेंडिकुलरली जा रही है. सो अगर हम लोग फ्लक्स डिवाइडेड बाय ए cos थीटा ले लेंगे तभी हमको बी मिलेगा. तो उसमें से हमने फ्लक्स अपॉन ए cos थीटा ले लिया, उससे बी मिला. बी लेने के लिए मतलब बी फाइंड आउट करने के लिए तुमको ये ए cos थीटा वाली लेनी चाहिए एरिया. ठीक है, तो उससे बी मिला, इससे ये हो गया, इससे मैंने फ्लक्स निकाल लिया, फ्लक्स आया बी ए cos थीटा. ये जो फ्लक्स है बी ए cos थीटा, दिस इज अ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस ए cos थीटा एरिया, इट इज आल्सो द फ्लक्स पासिंग थ्रू ए एरिया. दोनों एरिया से सेम फ्लक्स ही पास हो रहे हैं. द फ्लक्स आर गिवन बाय बी ए cos थीटा. फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइंस ना, दोनों एरिया में से सेम नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं. वो नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? बी ए cos थीटा लाइंस है. पर सर फर्स्ट वाले केस में अगर हम लोग ने ये फाइन निकालने के लिए ट्राई किया तो वो b इंटू ए होगा, और सेकंड वाले केस में बी ए cos थीटा है, तो सर सेम कैसे होगा? फर्स्ट वाली जो एरिया है ना उसमें से आप फ्लक्स निकाल ही नहीं सकते. ये फ्लक्स नॉर्मली पास ही नहीं हो रहा है ना, तो पहले नॉर्मली पास करो. देखो
जब फ्लक्स नॉर्मली पास होंगे ना, तभी हम लोग फ्लक्स अपॉन एरिया को बी लिख सकते हैं, नहीं तो आप लिख ही नहीं सकते फ्लक्स अपॉन एरिया इक्वल टू बी। डेफिनेशन ऐसा बनाया गया है कि अगर वो नॉर्मली पास हो रहे हैं तभी आप उनको लो, डिवाइड बाय एरिया करो, तभी आपको बी मिलेगा। पहले तो नॉर्मली पास होने चाहिए, नहीं तो आप नॉर्मली पास नहीं हो रहे तो आप फ्लक्स अपॉन एरिया करके बी नहीं निकाल सकते, पहले नॉर्मली पास करना होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ए कॉस थीटा लिया। ए कॉस थीटा से वो नॉर्मली पास हो रहे हैं ना, तो उसको हाँ करके सर। मैंने ये फ्लक्स निकाला। अब ये फ्लक्स मिल गया, दीज आर द फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉस थीटा एरिया, बट दे आर आल्सो पासिंग थ्रू दैट एरिया, दोनों एरिया में से सेम फ्लक्स जा रहे हैं। डेफिनेशन हम लोग स्टार्टिंग में नहीं ले सकते ये एरिया, हमको ए कॉस थीटा ही लेनी पड़ेगी। ठीक है सर बी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट भी ले सकते हैं ना? ए कॉस थीटा, बी कॉस थीटा जो मतलब उसके परपेंडिकुलर जा रहा है बी का कंपोनेंट, वो भी ले बी का सकते हैं? कंपोनेंट ले लें, हाँ वो भी एक मेथड है। देखो दो मेथड्स होते हैं, बी को रिजॉल्व करो या फिर एरिया को रिजॉल्व करो। मैंने एरिया को रिजॉल्व करके किया है। दो मेथड से कंफ्यूज हो जाएगा, एक रखो ना, मेरा ये मेथड है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो क्लियर करेंगे, बी के रेजोल्यूशन में नहीं जाएंगे, वो और कंफ्यूजन होगा फिर। बेटर है इससे जाओ। ठीक है, एरिया को रिजॉल्व करो, ये भी रॉन्ग मेथड नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट मेथड। ठीक है, सो फ्लक्स ऐसे ही डिफाइंड होते हैं कि वो नॉर्मली जाने चाहिए किसी एरिया में से। फिलहाल क्लियर विद दिस, फॉर्मूलाज वगैरह नोट कर लिया आपने? हाँ सर। ठीक है, हाँ। सो जितना भी मैंने अभी करा है ना, 2 मिनट उसको प्लीज देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज कवर हो गई हैं। पहले तो उनको देख लो, फ्लक्स को, और उससे पहले फैराडे के लॉस किए थे उनको देख लो। ठीक है, हाँ। बालाजी मूपनार, माइक ऑन कर एक मिनट। बालाजी मूपनार, हाँ बालाजी। हाँ सर। पूरा अटेंड किया लेक्चर, समझ में आया क्या लिखा हुआ है? हाँ सर। ठीक है, तो ये ईएमआई क्या होता है? बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? भले बुक से पढ़ के बता दो भी चलेगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? Sir, electromagnetic induction is defined as the phenomena in which there is an EMF induced in a coil whenever magnetic flux are changing through the cell. Whenever magnetic flux are changing through The coil. coil, सेल बोला ठीक है, कॉइल है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जिसका जब भी किसी कॉइल में से फ्लक्स चेंज होते हैं तो क्या होता है उस कॉइल में? सर तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है सर। ईएमएफ इंड्यूस होता है, लॉ में तो यही लिखा है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है। हाँ। ठीक है, क्लियर है? कुछ डाउट नहीं है तुमको बालाजी? नहीं सर। ठीक है, अच्छा फ्लक्स अपॉन एरिया से क्या मिलता है, फ्लक्स अपॉन एरिया करके? सर फ्लक्स अपॉन एरिया ये मैग्नेटिक ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी। उसका सिंबल क्या है मैग्नेटिक फील्ड का? बी। चलो ठीक है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। आज बालाजी पूरी ध्यान से बैठा है, पानी पीने नहीं गया आज बालाजी। चलो अच्छी बात है बालाजी, ओके गुड, कीप इट अप। ठीक है, माइक ऑफ करो। हाँ, तो चलो आज बालाजी भी सुन रहा है लेक्चर, गुड। ठीक है, आई होप बाकी लोग भी सुन रहे हैं। ठीक है, इज इट वेरी क्लियर? फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझा? तो रिमेंबर, फ्लक्स आर गिवन बाय B इंटू A इंटू cos थीटा। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है ना स्टूडेंट, जो अगला टॉपिक है वो आज खत्म तो नहीं होगा, लेकिन मैं आज स्टार्ट कर देता हूं। अगला टॉपिक है लेंजिस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेंजिस लॉ। फैराडे के लॉस तो हमने पढ़ लिए, लेकिन फैराडे के लॉस में कुछ उसमें और एडिशन किया था लेंजिस ने। लेंज इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, LENZ है, लेंज। लेंजिस लॉ इज द नेक्स्ट टॉपिक। लेंजिस लॉ कोई अलग से बहुत बड़ा लॉ नहीं है, जो फैराडे के लॉज है ना, उसी लॉज में इसने लेंज ने कुछ मॉडिफिकेशन किया। फैराडे के लॉज में ये कुछ मॉडिफिकेशन है, दैट इज कॉल्ड लेंजिस लॉ। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है ये लॉ। तो लॉ तो मैं आज मुश्किल होगा आज कंप्लीट करना, मैं सिर्फ इसका स्टार्टिंग करा देता हूँ। एक बात बताओ स्टूडेंट, सपोज ये कॉइल है, हाँ
ये कॉइल है। जब इस कॉइल में से फ्लक्स चेंज होते हैं, whenever there is a change of flux through coil, इस कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, करंट इज इंड्यूस्ड। सपोज करंट एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस हो रहा है, करंट एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस हो रहा है, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है ये। आपको ये चीज मालूम है क्या कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब ये जो कॉइल का जो फेस है, दिस फेस ऑफ द कॉइल, इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल नाउ। ये मालूम है? इफ द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, द फेस ऑफ दिस कॉइल विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। यस और नो, मालूम है क्या ऐसा? हाँ सर। नॉट श्योर। फेस से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है ना, अगर ये करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो वो फेस जो है कॉइल का, वो सरफेस जो है कॉइल की, इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। अब यही जो करंट है, सेम करंट जो आपको दिख रहा है, कि करंट कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। इसी को अगर आप बैक साइड जाके देखोगे, इस कॉइल को आप पीछे की तरफ जाके देखो, मतलब इस कॉइल का दूसरा साइड जाके देखो, तो दूसरे साइड से यही करंट, सेम करंट क्लॉकवाइज दिखेगा। सेम करंट विल लुक क्लॉकवाइज फ्रॉम द अदर साइड इफ यू गो। जैसे कॉइन को नहीं हेड और टेल होते हैं, दो साइड्स होते हैं कॉइन को, हेड और टेल। कॉइल को भी दो साइड्स होते हैं, हेड एंड टेल। तो हेड के साइड अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो टेल की साइड जाके देखो इसको, ये क्लॉकवाइज होगा। जहां से ये क्लॉकवाइज दिखता है ना, वो बनता है साउथ पोल। ये चीज में अगर कुछ डाउट है तो आज मुझे वो क्लियर करना है। डू यू नो दिस पॉइंट? सर ये फिर से बताओ ना, ये वाला पॉइंट फिर से। थोड़ा बताऊं ये, क्योंकि मुझे पता है भूल जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एक बात बताऊं, सिंपल है। इस कॉइल में सपोज करंट इंड्यूस हुआ, अब इंड्यूस्ड हुआ या कुछ भी है, लेकिन करंट तो है इस कॉइल में। जब किसी कॉइल में करंट होता है ना, तो वो कॉइल अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी बनाती है। ये ओरस्टेड का रूल है। देखो इस कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ, ठीक है, इंड्यूस्ड हुआ, चलो अच्छी बात है, इंड्यूस्ड है, लेकिन करंट तो है ना, तो करंट से आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ये कॉइल भी है ना, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं कॉइल ऐसा ले लेता हूं, ये देखो सीरीज करंट, ध्यान से देखो, सीधा करंट, करंट तुमको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है? श्योर? यस और नो? एंटी क्लॉकवाइज है? यस सर। तो मैं तो लिख लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे फिर से। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ओरस्टेड अगर आपको याद है, ओरस्टेड का रूल, अकॉर्डिंग टू ओरस्टेड रूल, मैं ओरस्टेड पे आ गया हूँ। इफ द थंब ऑफ द राइट हैंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब से अगर आप करंट दिखाओगे, तो द कर्ल्ड फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड। याद है? तो अगर मैं ये लगाऊं यहाँ पे, ये देखो, ये करंट है ना, ये देखो, इसको करंट को देखो, सी माय थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट, ऐसे। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, ऐसे आउटवर्ड आ रही है, देखो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आएगी, ऐसे। देखो, अगर तुमको ये एरो पसंद नहीं है, ये एरो पे चले जाओ, ये एरो पे करके देखो, ये देखो, ये एरो ना, ये वाला, तो क्या लिख रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है ना, तो ऐसे। तो ये ऐसा फेस है जहां से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस जो है वो बाहर आ रही है। जिस फेस से मैग्नेटिक लाइंस बाहर आती है, वो फेस तो नॉर्थ ही बनेगा ना। नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस बाहर आती है ना, इस वजह से नॉर्थ होता है वो। ठीक है, देख लो, देखो ये करंट लाइंस बाहर आ रही है, देखो, तो मतलब मैग्नेटिक लाइंस बाहर आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड आर डिनोटेड बाय दिस फिंगर्स ना। तो ये देखो, तो ये इंटीरियर जो कॉइल का इंटीरियर है, वहां से लाइंस बाहर आ रही है, दैट्स व्हाई इट विल बी अ नॉर्थ पोल। ठीक है, तो याद रखो कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ, क्लॉकवाइज मतलब साउथ। ये गलत बताया था पहले भी शायद। ये जब आप बोलते हो वर्ड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले आपका मुंह से एन निकलता है ना, मतलब नॉर्थ। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स नॉर्थ, तो क्लॉकवाइज मीन्स साउथ। ठीक है, अब लेंजेस लॉ तो मैंने जैसे बोला कल ही बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया आज मुझे खाली क्लियर करना है। ये क्लियर होने के बाद एक चीज और याद रखो स्टूडेंट, ये चीज तो आपको समझ गए, आई एम श्योर। ठीक है, इसके बाद एक चीज और देख लो, फैराडे का वो याद है, कॉइल और मैग्नेट एक्सपेरिमेंट, वो याद होगा आई एम श्योर। सपोज दिस इज अ मैग्नेट, ये मैग्नेट है,
ओके जब इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाएंगे, सपोज दिस मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स अ कॉइल, इसमें देखो नॉर्थ पोल इसके नजदीक जा रहा है, नॉर्थ पोल इज गोइंग नियर टू इट ना, तब फेराडे ने देखा कि इस कॉइल में ना एंटी क्लॉकवाइज करंट बनता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट, जब नॉर्थ आगे जाता है एंटी क्लॉकवाइज करंट बनता है, लेकिन यही नॉर्थ, सेम नॉर्थ पोल व्हेन इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द मैग्नेट, मैग्नेट अवे जा रहा है कॉइल से, तब मैंने आपको बताया था उस दिन कि करंट भी रिवर्स हो जाता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट बिकम क्लॉकवाइज। देखो जब नॉर्थ नजदीक जाता है ना, तो when north is moving towards the coil it was anti-clockwise current, when same north pole is going away from the coil it is clockwise current। ये फैराडे की ऑब्जर्वेशंस थी। लेंस जो है ना, लेंस लॉ हमें ये बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब नॉर्थ के आगे जाने पे करंट एंटी क्लॉकवाइज क्यों बन रहा है और नॉर्थ के अवे जाने से क्लॉकवाइज क्यों बन रहा है, आज वो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन ये दोनों जो चीजें है ना, ये दोनों डायग्राम्स जो है ना, आप आज ड्रॉ कर लो बेटर, कल मैं इसी से स्टार्ट करूंगा। ये दोनों डायग्राम आप ड्रॉ कर लेना, when north is moving towards the coil it is anti-clockwise current, and when same north pole is going away from the coil it is clockwise current। ये दोनों आप ड्रॉ कर लो आज, कल लेंजेस लॉ में हम लोग इसी को सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, why current get reversed, करंट रिवर्स क्यों हो जाता है, वो सब लेंस ने बताया था। So this was observed by Faraday but explanation was given by Lenz, और बहुत ही अच्छा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इसका, आपको एक नई चीज पता चलेगी इसमें, ठीक है। तो पहले आज यहाँ तक ड्रॉ कर लो जस्ट, ठीक है, कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, आज जो भी मैंने कराया ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, फैराडे के लॉस और फ्लक्स टॉपिक, कल ये पूरा पढ़ के आओ। कल मैंने किसी भी स्टूडेंट को इनमें से कोई भी फॉर्मूला पूछा, कुछ भी कॉन्सेप्ट पूछा, यू शुड बी एबल टू टेल मी। आपको लॉस याद करके आओ, फैराडे का लॉ क्या है पूरा रीड करके याद करके लाओ उसको, यू शुड बी एबल टू टेल मी द लॉ इंस्टेंटली, लॉ आपको बताने आना चाहिए, ठीक है। तो पूरा पढ़ के आओ, कल मैं आपसे ओरल्स ले सकता हूँ, जो आज करा है उसमें से कुछ भी, ठीक है।